पीरियड्स वाली चुड़ैल। मीना नाम की 13 वर्षीय लड़की स्कूल से घर जाती है और घर में जाते ही पेट पकड़कर बिस्तर पर लेट जाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ पेट में बहुत दर्द हो रहा है, कोई दवाई है तो दे दो। क्या पेट में दर्द? पर तुझे आज अचानक पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्या तूने कल कुछ बाहर का खाया था? नहीं माँ, मैंने कल कुछ भी बाहर का नहीं खाया। माँ कुछ करो ना, बहुत दर्द हो रहा है, अब मुझे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। अच्छा रुक, मैं पेट दर्द की दवाई देती हूँ। इतना बोलकर मीना की माँ जैसे ही उठती है, वो देखती है कि मीना के कपड़े पर खून लगा है, जिसके बाद मीना की माँ सब समझ जाती है और वो मीना से बोलती है, मीना तुझे तो पीरियड्स हो रहे हैं और ऐसे में मैं तुझे कोई दवाई नहीं दे सकती और ना ही तू कुछ दिन तक मेरे साथ इस घर में रह सकती है। अगर गांव की सरपंच कौशल्या को पता चल गया कि तुझे मासिक धर्म शुरू हो चुके हैं तो हमारा गांव से दाना पानी उठवा देगी। इसलिए बेटा तुझे अभी इसी वक्त घर के पीछे वाली झोपड़ी में जाकर रहना होगा। माँ ये सब कुछ तुम क्या बोल रही हो? तुम जानती हो ना मुझे अकेला कितना डर लगता है। मैं आपके ही साथ रहूंगी। और ये पीरियड्स क्या होते हैं? मैं तुझे सब समझा दूंगी, पर पहले तू मेरे साथ चल। माँ मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी जब तक आप मुझे नहीं बताती कि ये पीरियड्स क्या होते हैं। अब मीना की माँ मीना को पीरियड्स के बारे में बताती है और मीना को जबरदस्ती घर के पीछे वाली झोपड़ी में छोड़ आती है। रात को मीना बहुत डर रही होती है, इसलिए वो अपनी माँ के पास जाने की सोचती है कि तभी वो एक लड़की को पीछे से देखती है जिसके कपड़ों पर खून लगा होता है। तुम्हें भी पीरियड्स हो रहे हैं? इतना बोलकर मीना उस लड़की के पास जाती है और जब मीना उस लड़की को देखती है तो वो लड़की कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल होती है। चुड़ैल को देखकर मीना डर जाती है, जिसके बाद चुड़ैल हवा में उड़ने लगती है और जोर जोर से हंसने लगती है। मीना से बोलती है, हाँ मुझे भी पीरियड्स हो रहे हैं और मुझे भी घर के अंदर जाने से मना किया गया है और इसलिए मैं यहाँ तुम्हें लेने आई हूँ। पर तुम मुझे क्यों लेने आए हो? देखो मुझे छोड़ दो। डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ मारने नहीं आई हूँ बल्कि तुम्हारी सहायता करने आई हूँ। तुम्हारे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं समझ सकती हूँ। एक तरफ तो ये इंसान कहते हैं कि पीरियड्स लड़कियों के लिए सौभाग्य की बात है, तो वहीं ये इंसान जब एक लड़की को पीरियड्स होते हैं तो उन्हें अपवित्र मानते हैं और समाज से अलग कर देते हैं। पीरियड्स में लड़की दर्द में रहती है पर फिर भी कोई उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आता। बस इसलिए जो काम मैं जीते जी नहीं कर सकी, मरने के बाद वो काम करूंगी। पर तुम्हारे साथ क्या हुआ था? मीना के पूछने पर चुड़ैल उसे अपनी कहानी बताती है कि किस तरह आज से कुछ साल पहले। माँ देखो ना, आज सुबह से मेरे पेट में कितना दर्द हो रहा है और तो और खून भी आ रहा है। मेरे पूरे कपड़े खराब हो चुके हैं। माँ मुझे कोई बीमारी है क्या? क्या तुझे पीरियड्स हो रहे हैं? अरे मेरी बेटी, ये कोई बीमारी नहीं है, ये तो भगवान का दिया हुआ हम औरतों को वरदान है। पूजा की माँ आशा बहुत खुश थी क्योंकि अब उसकी बेटी भी जवान हो चुकी थी, परंतु इस बात से अनजान आशा कि उसके पति का ट्रांसफर एक ऐसे गांव में होने जा रहा है जहां के लोगों की सोच बिल्कुल गिरी हुई है। ट्रांसफर होने की वजह से आशा अपनी बेटी पूजा और पति के साथ एक छोटे से गांव में जाती है। जब उस गांव के लोगों को पूजा के बारे में पता चलता है कि उसे पीरियड्स हो रहे हैं तो उस गांव की सरपंच कौशल्या आशा के घर जाती है और उससे बोलती है, इस गांव में नहीं है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुझे ये नहीं पता कि पीरियड्स के दौरान लड़कियों को घर से, मंदिर से दूर रखा जाता है। इसके कुछ नियम कायदे होते हैं, पर मैं और मेरी बेटी इस खोखले नियम कायदे को नहीं मानते।
और ये नियम कायदे एक लड़की को पीरियड्स के दौरान आराम करने के लिए बनाए गए थे, ना कि उनका शोषण करने के लिए। मैं इस गांव की सरपंच हूँ और इस गांव में वही होता है जो मैं चाहती हूँ, इसलिए तुझे भी इस गांव के नियम कायदे कानून को मानने होंगे। अगर ऐसा है तो इस गांव को जागरूक होना पड़ेगा और इसकी शुरुआत मैं और मेरी बेटी करेंगे। आशा कौशल्या की धमकियों से नहीं डरती और गांव के खोखले विचारों से बाहर निकलने के लिए पीरियड्स के दौरान पूजा को अपने साथ मंदिर ले जाती है और उसके हाथों से पूजा करवाती है। ये देखकर कौशल्या गांव के सभी लोगों को भड़काना शुरू कर देती है और आशा के खिलाफ कर देती है। अब तुम ही बताओ बहनों, क्या हम ऐसी औरत, ऐसे परिवार को अपने गांव में रहने दे सकते हैं जो हमारे समाज को खोखला कर दे और हमारे पुरखों द्वारा बनाए गए रीति रिवाजों को ना माने। आज इसने मुंह खोला है, कल को अगर हमारे बच्चे भी इसी के बच्चे की तरह हो जाए तो हमारा गांव जो संस्कार के नाम से जाना जाता है, सब उस पर हंसने लगेंगे। आप सही कह रही हैं सरपंच जी, हम इस औरत की बदतमीजियों को अब और नहीं सहेंगे। अगर इस गांव में रहना है तो हमारे तौर तरीके से रहे, नहीं तो फिर इस गांव से निकल जाए। पर ये तो सरकारी कर्मचारी है, इन्हें तो मैं और मेरा पति भी नहीं निकाल सकते। अब आप गांव वालों को ही कुछ करना होगा और ऐसे लोगों को सजा आपको ही देनी होगी। अब सब कुछ आप गांव वालों के हाथों में है, आप लोग जो कर सकते हैं करिए, बाकी मैं संभाल लूंगी। कौशल्या के कहने पर सभी गांव की औरतें मिलकर आशा से बात करने के लिए जाती है और उसे धमकी देती है। देखो भाई, हम नहीं जानते तुम कहाँ से आई हो, पर हमारे गांव में इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं करेंगे। मासिक दर में लड़कियों को अपने घर से दूर रहती है, मिट्टी के बर्तन में खाती है और अकेले एक कमरे में बंद रहती है। और जब तक तुम्हारी बेटी मासिक धर्म में होंगी तब तक उसे भी ये सब झेलना पड़ेगा। मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा अन्याय नहीं होने दूंगी और आप लोग की इस पुरानी सोच को भी बदल कर रहूंगी, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मैं भी देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। सही कह रही थी सरपंच, तुम नहीं मानने वाली, अब हमें ही कुछ करना होगा। अब तुम और तुम्हारी बेटी कल का सूरज नहीं देख सकती। इतना बोलकर गांव की औरतें वहां से चली जाती हैं। कौशल्या ने गांव वालों के अंदर आशा के लिए इतनी ज्यादा नफरत भर देती है कि सभी गांव वाले रात को आशा के घर में आग लगा देते हैं, जिसमें आशा अपने परिवार समेत मर जाती है। बस इसलिए अब मैंने ठान लिया है, जो अत्याचार मेरी माँ के साथ और मेरे साथ हुआ था वो गांव में अब किसी भी बेटी के साथ नहीं होगा। इतना बोलकर चुड़ैल मीना को अपने साथ ले जाती है। अगले दिन जब मीना की माँ मीना को देखने के लिए झोपड़ी में आती है तो वो देखती है कि मीना वहाँ नहीं है, जिसके बाद मीना की माँ बहुत डर जाती है और गांव की सरपंच से जाकर मदद मांगती है। पर कौशल्या एक नंबर की पत्थर दिल औरत, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गांव की लड़कियां कहाँ गायब हो रही है। देखते ही देखते एक दिन कौशल्या की बेटी पारुल को भी पीरियड्स हो जाते हैं। माँ, मेरे शरीर से खून निकल रहा है, मेरी ड्रेस भी गंदी हो गई। क्या मुझे भी कोई बीमारी हो गई है जैसे बाकी दूसरी लड़कियों को है? माँ, अब तुम भी मुझे खुद से दूर कर दोगी क्या? फिर मैं भी गायब हो जाऊंगी ना, और हम दोनों कभी नहीं मिल पाएंगे। नहीं पारुल बेटा, तुझे कुछ नहीं हुआ है और मैं तुझे खुद से दूर भी नहीं होने दूंगी। तू फिक्र मत कर, सब ठीक है। पारुल को भी पीरियड शुरू हो गए थे, पर कौशल्या अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं करती, जिसके बाद चुड़ैल उन सभी लड़कियों के साथ कौशल्या के घर में आ जाती है और कौशल्या की बेटी को पकड़कर हवा में उड़ने लगती है। कौशल्या डरकर सभी गांव वालों को इकट्ठा करती है, जिसके बाद चुड़ैल बोलती है, क्यों कौशल्या, तुझे अपनी बेटी से इतना प्यार है कि तूने पीरियड्स के दौरान भी उसे अपने साथ रखा और इसकी इतनी सेवा की, जबकि तू गांव की हर बेटियों को उनके घर वालों से दूर करती है, मरने के लिए अकेला छोड़ देती है। देख, मैं वही पूजा हूँ, सी आशा की बेटी जिसे तूने गांव वालों के हाथों मरवा दिया था।
अब गांव की गायब हुई सारी लड़कियां भी सामने आ जाती हैं और वो लोग अपने माता पिता से कौशल्या के खिलाफ विरोध करने को बोलते हैं। साथ ही अब सभी गांव वालों को कौशल्या का असली रूप पता चल जाता है, जिसके बाद सभी गांव वाले चुड़ैल के कहने पर कौशल्या को ठीक उसी तरह जिंदा जला देते हैं जैसे सभी गांव वालों ने मिलकर आशा और उसके परिवार वालों को जलाया था। इस तरह से पूजा का बदला पूरा होता है और उस गांव में एक नए विचार की लहर शुरू होती है, जिसमें कोई भी लड़की पीरियड के दौरान अपने घर से दूर नहीं जाती, बल्कि पीरियड्स के दौरान लड़की भी बाकी लड़कियों की तरह रहती है। महाराष्ट्र के साधनाबाई कॉलेज में नील और व्योम नाम के दो नए लड़के पढ़ने के लिए आए थे। दोनों पुराने दोस्त थे और बहुत ही होशियार थे। किसी जमाने में नील के दादाजी इसी कॉलेज में प्रोफेसर थे, तो नील ने यही एडमिशन लेने की सोची थी। और फिर व्योम उसके बचपन का दोस्त था, तो उसने भी सोचा कि वो भी इसी कॉलेज में एडमिशन लेगा। कॉलेज थोड़ा सुनसान इलाके में था। नील और व्योम एडमिशन लेने के बाद सारा दिन कॉलेज में घूमते रहे। फिर नील ने व्योम को बताया, तुझे पता है व्योम, मेरी बचपन की यादें जुड़ी हुई हैं इस कॉलेज के साथ। बचपन में मैं भी कभी कभी किसी फंक्शन में अपने दादाजी के साथ आया करता था। सही कह रहा है यार तू, ये कॉलेज सच में काफी पुराना और खूबसूरत है। दोनों घूमते हुए कॉलेज के ग्राउंड से होते हुए कॉलेज के पीछे पहुंच चुके थे। कॉलेज के पीछे एक लाइब्रेरी थी जो काफी पुरानी थी और उस पर अंग्रेजों के जमाने का ताला लगा हुआ था। नील उस लाइब्रेरी को देखकर ठिठक गया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक आने लगी। वो उसे घूरे ही जा रहा था। फिर व्योम ने नील से कहा, क्या हुआ नील, तू उधर क्या देख रहा है? क्या है वहाँ? नील खुद को संभालते हुए बोला, कुछ तो नहीं, कुछ नहीं है वहाँ पर। व्योम समझ चुका था कुछ तो बात थी जो नील उससे छुपा रहा था। उसने उससे पूछा कि वो लाइब्रेरी बंद क्यों पड़ी है, जबकि इस कॉलेज में कोई दूसरी लाइब्रेरी नहीं है। नील ने उसे उंगली के इशारे से चुप रहने को कहा। फिर दोनों उस लाइब्रेरी को देखते हुए वहां से चले गए। नील और व्योम को उसी कॉलेज के एक हॉस्टल में रूम मिला। दोनों के कमरे भी एक ही थे। रात के वक्त कमरे में हल्की रोशनी थी। व्योम गहरी नींद में सो रहा था। तभी अचानक उसे एहसास हुआ जैसे कोई उसके सामने खड़ा होकर उसे ही घूर रहा था। ऐसे किसी को सामने देखकर व्योम काफी डर गया। उसका चेहरा पसीने से भीग गया। वो अपने बिस्तर से उठकर बैठा और डरते हुए बोला, कौन? अंधेरे में खड़ा हुआ वो शख्स आगे बढ़ता हुआ उसके बेड के नजदीक आया। ये कोई और नहीं बल्कि नील था। उसे देखते ही व्योम गुस्से से बोला, ये तू है नील? ओफो, तूने तो मुझे डरा दिया था बेवकूफ। नील अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था। उसने व्योम को इशारे से चुप रहने के लिए कहा और फिर अपने साथ बाहर चलने के लिए कहा। व्योम पहले तो कुछ समझ नहीं पा रहा था। फिर वो नील के साथ बाहर चलने के लिए तैयार हो गया। कुछ ही देर में दोनों कॉलेज के ग्राउंड में थे। इतनी रात गए हम यहाँ क्यों आए हैं नील? अब कुछ बोलेगा भी? तुझे कुछ दिखाना है? क्या दिखाना है? फिर नील ने उस लाइब्रेरी की तरफ इशारा करते हुए कहा, उसके लिए हमें उस बंद लाइब्रेरी के अंदर जाना होगा। तू पागल है क्या? हम इस वक्त उस लाइब्रेरी में क्या देखेंगे? और ऊपर से वहां ताला लगा हुआ है। कुछ बहुत जरूरी है व्योम। मैं कई सालों से इस दिन का इंतजार कर रहा था। व्योम एक बार फिर हैरानी से उस लाइब्रेरी की तरफ देख रहा था। ऐसा क्या था उस लाइब्रेरी में जो इतनी रात गए नील उसे यहाँ ले आया था? चल आजा, मुझे इसके अंदर घुसने का एक रास्ता और पता है जो कि लाइब्रेरी के पीछे है। व्योम ना चाहते हुए भी नील के साथ जाने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि वो उसका सच्चा दोस्त था। कुछ ही देर में नील और व्योम उस पुरानी जर्जर हो चुकी लाइब्रेरी में थे।
पूरी लाइब्रेरी मकड़ी के जालों से भरी पड़ी थी। किताबों और मेजों पर बहुत सारी धूल जम गई थी। नील उस अंधेरी लाइब्रेरी में चारों तरफ टॉर्च जलाकर देख रहा था कि तभी व्योम ने उसे पूछा, यार नील, ये लाइब्रेरी आखिर कितने दिनों से बंद पड़ी है? कॉलेज को चाहिए कि वो इसे ठीक कराकर फिर से स्टूडेंट्स के लिए खोल दे। कॉलेज में एक लाइब्रेरी का होना जरूरी है। ये लाइब्रेरी फिर कभी नहीं खुल सकती व्योम। ऐसा क्यों? नील ने व्योम को उस लाइब्रेरी का किस्सा सुनाना शुरू किया। अंग्रेजों के जमाने की बनी हुई वो लाइब्रेरी श्रापित थी। उसके बहुत सारे किस्से कॉलेज के लोगों को पता थे। कोई भूल कर भी उस लाइब्रेरी की तरफ नहीं जाता था। कहा जाता था कि बहुत सारे लोग इस लाइब्रेरी के अंदर से ही गायब हो गए थे, जिनका कभी कोई पता नहीं चल सका। नील के दादाजी भी इसी लाइब्रेरी में गुम हो गए थे। नील जानना चाहता था कि आखिर वो लोग गायब कहाँ हुए। फिर व्योम ने घबराते हुए नील से कहा, लेकिन तू ये सब पता कैसे लगाएगा नील? मैं कहता हूँ कि इस वक्त यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है। हमें दिन में आना चाहिए। व्योम को अंदर ही अंदर डर लग रहा था, मगर वो ये बात नील से छिपा रहा था। नील ने उसे भरोसा दिलाया कि उसे कुछ नहीं होगा। फिर उसने एक कागज का टुकड़ा निकाला। उस कागज के टुकड़े पर कोई मंत्र लिखा हुआ था। नील उस मंत्र को पढ़ने लगा। उसे मंत्र पढ़ते हुए अभी कुछ ही देर हुई थी कि अचानक उस अंधेरी लाइब्रेरी में अजीब सी हलचल होने लगी। नजर कुछ भी नहीं आ रहा था, मगर ऐसा लग रहा था मानो आंधी चल रही हो और सब कुछ हिलडुल रहा था। नील बिना रुके मंत्र पढ़ता जा रहा था और उसके पीछे खड़ा व्योम काफी डरा हुआ था। तभी अचानक कमरे में किसी के हंसने की आवाज आने लगी, जो कि काफी डरावनी थी। व्योम डर के मारे कांपने लगा था। नील लगातार मंत्र पढ़ रहा था। वो हंसने की आवाजें रैक में रखी हुई किताबों से आ रही थी। तभी अचानक रैक में रखी हुई एक किताब से मरमराती हुई आवाज आई, मैं कहता हूँ चला जा यहाँ से, चला जा। आवाज सुनकर व्योम का खून जम सा गया। उसने चीखते हुए नील से कहा, मैं कहता हूँ भाग यहाँ से नील, भाग। उस खौफनाक आवाज को सुनकर अब नील की भी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। दोनों किसी तरह उस लाइब्रेरी से बाहर आ गए। नील और व्योम वहां से किसी तरह जान बचाकर अपने कमरे में आ गए। नील चेयर पर बैठा हुआ किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था और व्योम उसके सामने खड़ा हुआ गुस्से में बोल रहा था, आज तेरी बेवकूफी के चक्कर में हम दोनों की जानें चली जाती। मैं पूछता हूँ क्या जरूरत थी तुझे इतनी रात गए उस भूतिया लाइब्रेरी में जाने की? जो भी लोग वहां से गायब हुए हैं, जब उन्हें पुलिस नहीं ढूंढ पाई तो हम कौन होते हैं? नील चुपचाप व्योम की बातें सुन रहा था। फिर उसने अपना किस्सा सुनाना शुरू किया कि कैसे जब वो 10 साल का था तो उसके दादाजी इसी लाइब्रेरी से गायब हो गए थे। वो इस कॉलेज के कई सारे लोगों को जानता था, जिनका एक वक्त के बाद कभी पता नहीं चला। उसने अपने बचपन में ही ये कसम खाई थी कि वो इस लाइब्रेरी के रहस्य से पर्दा हटाकर ही रहेगा। मुझे माफ कर दे यार, तुझे लेकर नहीं जाना चाहिए था उस भूतिया लाइब्रेरी में। ये कसम मैंने खाई थी, ना कि तूने। खैर, मैं भी भूलने की कोशिश करता हूँ उस बात को, और अच्छा होगा तू भी भूल जा। इस घटना को कई दिन गुजर गए। नील और व्योम उस घटना को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो दोनों जब भी उस लाइब्रेरी के पास से गुजरते उन्हें वही घटना याद आती थी। एक रात व्योम गहरी नींद में सो रहा था कि अचानक रात में उसकी नींद खुली। उसने देखा नील अपने बिस्तर पर नहीं था। व्योम सोच में पड़ गया। उसे नहीं समझ आ रहा था कि आखिर इतनी रात गए नील जा कहाँ सकता है। उसने कुछ देर उसका इंतजार किया, मगर नील शायद वहां था ही नहीं। व्योम परेशान होकर अपने हॉस्टल से बाहर आया और हॉस्टल के वॉचमैन से पूछा कि क्या उसने नील को कहीं बाहर जाते हुए देखा।
वॉचमैन ने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए सोच कर कहा कि अभी कुछ देर पहले उसने नील को ग्राउंड की तरफ जाते हुए देखा। व्योम की आंखें खुली की खुली रह गई। नील फिर से उसी लाइब्रेरी की तरफ गया था। व्योम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। नील अपनी जान देने पर क्यों तुला हुआ है। व्योम ने पहले सोचा कि उसे डीन या किसी और को बताना चाहिए। फिर उसने सोचा नहीं, तब तक शायद देर हो जाए और उसकी लापरवाही की वजह से उसके दोस्त की जान चली जाएगी। आखिरकार व्योम ने उस लाइब्रेरी में अकेले ही जाने का फैसला किया। व्योम रात के अंधेरे में उस लाइब्रेरी के सामने खड़ा था। उस लाइब्रेरी से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं। व्योम का गला सूखा जा रहा था और उसके हाथ पैर कांप रहे थे, मगर नील की जान बचाने के लिए उसे उस लाइब्रेरी में जाना ही पड़ा। नील किसी तरह हिम्मत करके उस लाइब्रेरी के अंदर घुस गया। अंदर का नज़ारा बेहद खौफनाक था। नील हाथ में एक पुरानी और एक बड़ी सी किताब पकड़े खड़ा था और कांप रहा था। वो जैसे अपने वश में ही नहीं था। उस किताब से बेहद डरावनी आवाजें आ रही थी। अंदर आ जाओ बच्चे, मेरे पास आ जाओ। नील को देखकर व्योम काफी डर गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे देखते ही देखते अचानक किताब से सफेद बर्फ जैसा धुआं निकला और वो धुआं नील को अपने अंदर खींचने लगा। व्योम घबरा गया। उसने पास जाकर किताब में समाते हुए नील का हाथ कसकर पकड़ लिया। व्योम उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, मगर देखते ही देखते नील के साथ वो भी किताब में समाता चला गया। दोनों की जोरदार चीख से लाइब्रेरी गूंज उठी। दोनों की जब आंखें खुली तो वो दोनों किसी बर्फीले जंगल में थे। दोनों चौंकते हुए खड़े होकर उस जंगल में चारों तरफ देखने लगे। तभी अचानक व्योम की नजर सामने पेड़ पर बैठे एक शैतान पर गई। वो उन दोनों को ही घूर रहा था। आखिर तुम आ ही गए मेरी दुनिया में। काफी दिन बाद कोई शिकार आया। यहाँ एक बार आने वाला कभी भी बचकर बाहर नहीं निकल पाता। उस शैतान को देखकर दोनों काफी डर गए। वो वहां से भागे, मगर तब तक वो शैतान भी पेड़ से नीचे उतरने लगा। दोनों उस घने जंगल में बेतहाशा भागते जा रहे थे। वो शैतान उन दोनों की जान लेना चाहता था। दोनों दौड़ते दौड़ते बिल्कुल बेदम हो गए थे। फिर व्योम ने नील से हाँफते हुए कहा, नील, क्या वो शैतान सच कह रहा था? क्या हम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे? रास्ता है व्योम। वो किताब अगर हमारे हाथ लग जाए तो हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, मगर उस किताब का मिलना लगभग नामुमकिन है। मगर तूने मेरे लिए अपनी जान दांव पर क्यों लगाई? मैं तुझे बचाने की कोशिश कर रहा था यार। बातें करते हुए वो दोनों जंगल में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। वो जैसे ही एक बड़े से पेड़ के पास से गुजरे, उन्हें आवाज आई। ये आवाज उस पेड़ की थी। कैसे हो नील? दोनों चौंक पड़े कि कोई पेड़ बात कैसे कर सकता है। दोनों डर गए थे। फिर से उस पेड़ से आवाज आई, मुझसे घबराओ मत मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे दादाजी की आत्मा हूँ जो इस पेड़ में कैद है। तुम्हारी तरह मैं भी उस शैतानी किताब के जरिए इस दुनिया में आया था जहाँ राज चलता है शैतान तंबोला का। मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर काफी लंबे वक्त तक यहाँ उस किताब को खोजता रहा,
मगर मेरे जीते जी मुझे वो किताब नहीं मिल सकी। दादाजी, मैं आपको यहाँ बचाने आया था। मुझे लगता था कि जब आप मिल जाओगे तो मैं आपको यहाँ से वापस ले जाऊंगा, पर आप तो। नील अपने दादाजी की ये हालत देखकर काफी दुखी हो गया था, मगर अब किया ही क्या जा सकता था। व्योम ने नील को संभालते हुए उस पेड़ से पूछा, मगर दादाजी, उस किताब को आपके कॉलेज की लाइब्रेरी में लाया कौन था? उस किताब को उस अलमारी में लाने वाला उसी कॉलेज का डीन था, जो कि एक बुरा शख्स था। वो इस किताब की ताकत आजमाना चाहता था, मगर वो जो गड्ढा दूसरों के लिए खोद रहा था खुद भी उसी में गिर गया। अच्छा, अब तुम दोनों को यहाँ से जल्द निकलना होगा, इससे पहले कि वो शैतान तब बोला यहाँ आ जाए। मगर दादाजी, हम उस किताब के बगैर यहाँ से कैसे निकल सकते हैं? वो किताब मैं तुम्हें देता हूँ, क्योंकि वो मुझे मिली मगर मेरे मरने के बाद। इतना बोलते हुए उस पेड़ के ऊपर से एक किताब नीचे गिरी। नील और व्योम ने अपने दादाजी को अलविदा कहा और फिर नील ने कोई मंत्र पढ़ते हुए उस किताब को खोल दिया। देखते ही देखते दोनों उस किताब में समाते चले गए। अब दोनों फिर से उसी लाइब्रेरी में पहुंच गए। व्योम ने खुश होते हुए नील से कहा कि हमारी जान बच गई। फिर नील ने कहा कि हम दोनों की जान बच तो गई, मगर अभी काम अधूरा ही है, हमें इस किताब को जलाना होगा। फिर उन दोनों ने मिलकर उस किताब में आग लगा दी। जब तक कि वो किताब जल नहीं गई, उसमें से भयानक चीखने की आवाज आती रही। कुछ ही दिनों बाद साधना बाई कॉलेज की वो लाइब्रेरी फिर से हरी भरी हो गई, और ये कमाल था नील और व्योम के हिम्मती कदम का।